हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक वेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्लास्टिक इतने ज़्यादा बन गए, इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि उसका वजह से कई तरह के पोल्यूशंस फॉर्म हो रहे हैं। तो उसको कैसे किया जाए रिसाइकल, क्योंकि कैसा है, इसको जलाए तो भी पोल्यूशन होता है, इसको फेंक दे तो भी पोल्यूशन होता है। तो इसका रिसाइकल करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेंगलोर में मिस्टर अहमद खान जो थे, उन्होंने इसको रिसाइकल करके इसका बिटुमेन बनाया जो ले रोड के लिए इस्तेमाल होता है। और इस जो बिटुमेन इन्होंने बनाया प्लास्टिक वेस्ट से, वो ज़्यादा वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता था और साथ में उसकी लाइफ भी बढ़ गई, एनहांस हो गई। तो बेंगलोर कॉरपोरेशन और इंजीनियरिंग कॉलेज के कोऑपरेशन से इन्होंने बिटुमेन बनाया और करीब 40 किलोमीटर का रोड उन्होंने बेंगलोर में बनाया। तो इस तरह से हम प्लास्टिक का रिसाइकल कर सकते हैं। जो मैंने पिछले बार बताया था कि एक कंट्री ने अपने प्लेयर्स को प्लास्टिक वेस्ट से बने हुए टी शर्ट पहनाए थे। तो ये एक कोशिश थी प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने की। तो इसमें कई तरह के सक्सेस मिले हैं। तो हमारे इंडिया में जो सक्सेस मिला है वो मिस्टर अहमद खान की वजह से मिला है, जिन्होंने क्या किए, ले रोड बनाने के लिए बिटुमेन बनाए वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के जरिए। तो ये हो गया अपना प्लास्टिक वेस्ट। तो ये प्लास्टिक वेस्ट से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोल्यूशन फैलता है और इस पोल्यूशन को रोकने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि हम रिसाइकल करें। किसका? प्लास्टिक वेस्ट का। और इसका हमें किन्होंने बताया? मिस्टर अहमद खान, इन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी, जिन्होंने करीब 40 किलोमीटर का रोड बनाए बेंगलोर में। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडिएशन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप द्वारा होने वाला रेडिएशन। अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रेडिएशन क्या होता है? जब कोई नॉन आयनाइजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एनवायरनमेंट में आते हैं, तब ये कई तरह के पोल्यूशन फॉर्म करते हैं, क्योंकि दिस एमिटेड एनर्जी एंड रेडिएशन विच प्रोड्यूस द वेरियस काइंड्स ऑफ रेडिएशन। वो कैसे? अभी मोबाइल हमारे हाथ में है, तो मोबाइल के लिए कई तरह के नेटवर्क रेंज नेटवर्क कवर की जाती है जो कई तरह के रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। वो रेडिएशन से हमें हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में कई तरह के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आते हैं। वो कई तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो रेडिएशन पहुंचाते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा एंड नागासाकी जैसे शहर में डाले गए थे, तब उसका रेडिएशन इतना ज़बरदस्त हुआ था कि कई लोग मर गए थे। और उसका रेडिएशन अब भी वहाँ पे है, जिसमें वहाँ पे नए बर्थ लेने वाले जो लोग होते हैं उनमें किसी तरह का जेनेटिक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये होता है रेडिएशन, ये होता है रेडिएशन। इसमें दो टाइप्स हम देखेंगे। पहला मैंने कहा था नॉन आयोनाइजिंग और दूसरा देखा था आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, जिस तरह के वेवलेंथ आते हैं वो वेवलेंथ एक मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जिस मैग्नेटिक वेव्स को किसी भी एटम मॉलिक्यूल से पास होने के बाद एक तरह सा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं और वो रेडिएशन हार्मफुल हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सेकंड है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, कई तरह के रेज जैसे गामा रेज हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, अल्फा रेज हो गए, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गए, इस तरह के कई रेज रेडिएशन प्रोड्यूस करते विच प्रोड्यूस अ हाई वेवलेंथ रेडिएशन रेज एंटर इन द अर्थ सरफेस एंड डायरेक्टली एंटर इन द एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। समझ में आ गया? नॉन आयोनाइजिंग क्या करती है, मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, और आयोनाइजिंग क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करती है, जो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, जिसके द्वारा कई तरह के हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो कौन से हो सकते हैं? एक्सरे, गामा, अल्फा एंड अल्ट्रावायलेट रेज हो सकते हैं। तो ये हो गए हमारे
रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें कौन से आइसोटोप्स आते हैं, तो हम वो आइसोटोप्स देखेंगे। अभी हम इसमें देख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोटोप। अब हम देखते हैं कि ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। हम क्या देख रहे हैं? इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और इफेक्ट ऑफ रेडिएटिव पोल्यूटेंट, हम वो देख रहे हैं। तो इसमें मैंने पहले बताया था आपको, क्या था वो? आयोडीन। तो आयोडीन 131, ये जो है आयोडीन 131, दिस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विच प्रोड्यूस द डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट टू अवर ह्यूमन बॉडी। इच अफेक्ट ऑन बोन मैरो। किस पे अफेक्ट कर रहा है? ये बोन मैरो पे अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट ऑन बोन मैरो, बोन मैरो, थायराइड ग्लैंड। तो ये जो होता है आयोडीन 131, दिस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच अफेक्ट our human body and produce the effect of bone marrow and thyroid gland, also the secretion or production of WBC, damage the bone marrow and affect or decrease the production of WBC। नेक्स्ट है हमारा वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप में हम देखेंगे स्ट्रोंटियम। It is the isotope accumulate in bone and produce the defect in bones। ये जो स्ट्रोंटियम नाम का जो आइसोटोप्स है ये हमारे ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, स्पेशली बोन में, और बोन में एक्यूमुलेट होने के बाद बोन का डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा Cesium-137। It produce effect on nerve and genetic changes, produce effect on nerves, also produce the genetic changes। नेक्स्ट इज हमारा है यूरेनियम which produce various kind of cancer, especially skin cancer and other cancer। उसके बाद है हमारा नंबर 5 रेडॉन 222। इट प्रोड्यूस किडनी कैंसर and tumor in various parts of body। तो ये है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोटोप्स विच प्रोड्यूस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ disorder, diseases in human body। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप जिसका इस्तेमाल कई जगह होता है, जैसे न्यूक्लियर आइडेंटिफिकेशन में, एटॉमिक रिसर्च में, मॉलिक्यूल आइडेंटिफिकेशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने में या मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इन सब का इस्तेमाल होता है। लेकिन इनके द्वारा कई तरह के डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बीइंग में। अगर हम ऐसे भी एक एग्जांपल देखते हैं एक्सरे का, ये एक्सरे आपने देखा होगा, कई तरह के डिसऑर्डर और डिसीज डायग्नोज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो पेशेंट इसका इस्तेमाल करते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए करते हैं, लेकिन जो ऑपरेटर होता है वो दिन भर एक्सरे के कांटेक्ट में आता है, तो उसको इस तरह से कई डिसीजेस होने के चांसेस, स्पेशली कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो आइसोटोप दिए हुए हैं, ये डिफरेंट आइसोटोप प्रोड्यूस द डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन इफेक्ट ऑन बॉडी, ये हमने देखे। अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से पोल्यूशन फैलाने वाले आइसोटोप्स अवेलेबल है जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देखेंगे वो आइसोटोप जो रेडिएशन फैलाते हैं। तो उसमें हम नंबर 1 देखेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप है पोल्यूटेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेस ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन फैलाने वाले रेडियो एक्टिव कौन से है और कौन से कारण है, रीजन्स है, कॉजेस है जिससे है
हो सकता है। तो पहला है हमारा न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन, हाँ बच्चों, न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए न्यूक्लियर वेपन्स जब ब्लास्ट होता है तो कई तरह के एटॉमिक नेटवर्क प्रोड्यूस हो जाते हैं और उनका हाई लेवल पे रेडिएशन फॉर्म होता है, वो जो कई किलोमीटर तक फैल जाता है रेडिएशन। और उस रेडिएशन के दायरे में जितने भी काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट या एनिमल, प्लांट या ह्यूमन बींग आते हैं, वो उसका इफेक्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि वो सडनली वो डेथ हो जाते हैं। और ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो उनका इफेक्ट उनके बॉडी में हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे बोन का क्या होना, डिस्ट्रॉय होना। बोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट अगर रेडिएशन में वो पार्ट अगर वो बॉडी का आता है जिसमें वो बोन है तो वो होता है। टिश्यू डैमेज होना, टिश्यू मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होना, उनके वर्क फंक्शन डिस्टर्ब होना, इस तरह के कई न्यूक्लियर वेपन्स के द्वारा फैलने वाले डिसीज डिसऑर्डर है जो रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद होता है। समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस या मशीनरीज होती है वो रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद अपने आप ही वर्क करना बंद करते तो डैमेज हो जाती है। तो वही सेम इफेक्ट कहाँ पे होता है, ह्यूमन बींग पे या एनिमल पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जिनके द्वारा वो अपने क्या हो जाते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद डेड हो जाते हैं, फंक्शन बंद कर देते हैं। सेकंड है हमारा इसमें एटॉमिक रिएक्टर्स एंड फ्यूल्स। देखिए एटॉमिक रिएक्शन जब होती है तो वो एनर्जी एमिट करती है। ऐसी एनर्जी जो एमिट होती है वो हाई लेवल की एनर्जी एमिट होते हैं। इस तरह की एनर्जी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है या उस कांटेक्ट में आता है तो उसका इफेक्ट उसके बॉडी पे पड़ता है। जब भी कोई एटॉमिक रिएक्टर या रिएक्शन होता है तो उसमें कई तरह के वर्कर्स काम करते हैं जो इस तरह के एटॉमिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो उसमें से एमिट होने वाली जो एनर्जी होती है, रेडिएशन एनर्जी होती है, वो एनर्जी अगर कंज्यूम कर ले लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग तो उसका उसके बॉडी पे इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि माइनिंग करना, एटॉमिक रेंज में या एटॉमिक लेवल पे माइनिंग करना। अगर सपोज किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसे कोई एटॉमिक एक्सप्लोसिव हुआ है या होने वाला है और ऐसे जगह पे कोई वर्कर माइनिंग कर रहे हैं तो उसमें कई तरह के हाई लेवल की रेडिएशन एमिट हो जाते हैं और उसके कांटेक्ट में आने के बाद इस तरह के वर्कर्स या ह्यूमन बींग सडनली डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें इस तरह की गैस या रेडिएशन रिलीज होता है जो ह्यूमन बींग को इमीडिएटली इफेक्ट प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कॉजेस कौन से हो सकते हैं, एक तो न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना या ब्लास्ट करना जिसकी वजह से कई तरह के रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसमें ह्यूमन बींग का लॉस हो सकता है। एटॉमिक रिएक्टर्स या फूल, ऐसे एटॉमिक रिएक्टर फूल जो वर्क करते वक्त एमिट करते एनर्जी, हीट एमिट करता है या रेडिएशन एमिट करता है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग पे इफेक्ट हो सकता है। और माइनिंग करते वक्त अगर ऐसा कोई रेडिएशन रिलीज हो जाए जिसमें कई तरह के ह्यूमन बींग का लॉस हो सकता है। तो ये हो गया कॉजेस ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंट्रोल, वो है कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। प्रोटेक्शन पहला पॉइंट आएगा हमारा, प्रोटेक्शन पहला पॉइंट आएगा हमारा वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। अब कब जैसा कई तरह के रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग वर्क कर रहे हैं तो रेडिएशन को प्रोटेक्शन हो, इस तरह का कोई क्लॉथ वो लोग या कोई ड्रेसिंग वो लोग करें। एक दूसरा होगा कि वहाँ पे इस तरह का एक वॉल या ग्लास, ऐसा वॉल ऐसे ग्लास बनाया जाए उसके अंदर ही रह के वो काम करे ताकि रेडिएशन से वो बचे रहे, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा, हम ऐसे वेपन्स का या ऐसे न्यूक्लियर एटॉमिक ब्लास्ट का इस्तेमाल ही ना करें, अवॉइड करें, रोक दे ताकि इस तरह का कोई रेडिएशन प्रोड्यूस ही ना हो जिसकी वजह से किसी तरह का लॉस या हार्म हो सके। तो हो जाएगा स्टॉप ऑफ यूज न्यूक्लियर वेपन, एक हो गया। उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रॉपरली मैनेज।
अगर कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट है तो उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए जिसकी वजह से कोई रेडिएशन फॉर्म ना हो। तो ये हो गया हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप द्वारा होने वाला रेडिएशन, विच रेडिएशन प्रोड्यूस द पोल्यूशंस, जिसमें हमने देखे कई तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं और उसके कॉजेज देखे कि कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स किस तरह का पोल्यूशन फैला सकते हैं और हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो पहले मैं आपको वर्ड समझा देता हूँ कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस ये होता है कि एक ऐसा पार्टीशन बनाया जाता है जिस पार्टीशन के वक्त, स्पेशली विंटर के वक्त, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, तो इनर एनवायरनमेंट में जो भी प्लांट बने हैं उनके लिए वह टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, वहाँ का जो हीट है वो एक्सेप्ट होके बाहर एनवायरनमेंट में चले जाए, वही रहे, और उसी की वजह से प्लांट जो हम वहाँ पे पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उस प्लांट को एक तरह से टेम्परेचर हीट मिलता रहे। उसी हीट को हम वहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, उसको बाहर एक्सेप्ट ना करने दे। उसके लिए बनाया हुआ जो पार्टीशन रहता है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। एक तरह से कांच का बना हुआ रहता है जिसके अंदर का हीट बाहर नहीं जाता, एनवायरनमेंट में नहीं जाता, वही अंदर रहता है, और उसी हीट के में उस तरह के प्लांट बनाए या ग्रोथ किए जाते हैं। समझ में आ गया? तो उससे बोलेंगे ग्रीन हाउस। तो इसी बेस पे ये बना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है, जब रेडिएशन या एनर्जी या रेडिएशन वेवलेंथ जब एंटर करते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, तो अर्थ सरफेस क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, हीट हो जाता है, और वापस वो क्या करता है, वही हीट या रेडिएशन एनर्जी कन्वर्ट करता है और ट्रांसफर करता है कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट में जाने के बाद एनवायरनमेंट में कई तरह के से गैसेस होती है जो उस हीट को एब्सॉर्ब करती है, और उस हीट को एब्सॉर्ब करने के बाद वो गैसेस वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद फिर से वो गैसेस क्या करती है, उसी को वापस अर्थ पे भेज देती है। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस फ्लक्स। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस फ्लक्स। ठीक है, तो वापस अर्थ पे आ गया, अर्थ में मिल गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रांसफर हो गया, आना और जाना, वो हो गया ग्रीन हाउस फ्लक्स। और इसके द्वारा उस अर्थ सरफेस का जो पार्ट है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, वार्म रहता है, उसी को बोला है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसी को बोला है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले जो गैस है, वो गैस का नाम है, नेम ऑफ द गैस इज CO2। CO2 गैस जो है वो इस तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जितने भी रेडिएशन एनर्जी अर्थ पे आती है उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है CO2, और CO2 गर्म रहता है। जब CO2 उसको एब्सॉर्ब करता है, गर्म रहता है, तो सेम काइंड ऑफ एनर्जी हीट प्रोड्यूस करके वापस किस पे भेजता है, अर्थ पे भेजता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, जिससे अर्थ क्या हो जाती है, वार्म होती है, गर्म होती है। अब जितनी क्वांटिटी ऑफ CO2 एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में रहेगा, उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, हीट होगा, गर्म होगा, वार्म होगा। ठीक है, और उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, अर्थ सरफेस पे, और अर्थ सरफेस पे भी क्या हो जाएगा, वार्म या गर्म हो जाएगा, और उसी को बोला है ग्लोबल वार्मिंग, उसी को बोला है ग्लोबल वार्मिंग। और इन लास्ट डिके में 0.6 डिग्री सेल्सियस अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज अर्थ सरफेस। समझ में आ गया? क्वांटिटी ऑफ CO2 बढ़ते जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ सरफेस भी उतना ही वार्म या हीट होगा, और वार्म होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और उसी को क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग। अब अर्थ का टेम्परेचर 0.6 बढ़ना मतलब क्या होता है, ये जो CO2 गैस होती है इसका जो रिफ्लेक्शन होता है, जो फ्लक्स फॉर्म करती है ग्रीन हाउस फ्लक्स, उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और प्लस और माइनस के बीच में। लेकिन इस CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो जो प्लस माइनस में था उसका फ्लक्स ज़्यादा बढ़ गया प्लस के तरफ, और उसके कारण उसका टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, इस पर इफेक्ट बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किए, पेड़ को काटना चालू कर दे, डिफॉरेस्टेशन किए। हमने क्या किए, डिफॉरेस्टेशन।
मतलब हमने पेड़ काटे, जंगल को तोड़े, जिसकी वजह से CO2 को एब्सॉर्ब करने वाले प्लांट कम हो गए, तो CO2 की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ गई और उसकी वजह से रेडिएशन एनर्जी भी बढ़ गई और अर्थ सरफेस वार्म हो गया। अर्थ सरफेस वार्म होने की वजह से क्या हो गया, हिमालय पे जो बर्फ है वो मेल्ट होना चालू हो गई, अटलांटिक ओशन में जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ थे वो भी मेल्ट होना चालू हो गए, और जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ वाटर सी में बढ़ गया और कई ऐसे प्लेस है, कई ऐसे टेरिटोरियल एरिया है जो सी मतलब ओशन के अंदर चला गया या डूब गया। ये इसका इफेक्ट है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। किसका इफेक्ट है ये, ग्लोबल वार्मिंग का। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग, समझ में आ गया। तो 1.5 महीना जब लॉकडाउन था तो 1.5 महीने में किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि सभी तरह के व्हीकल्स बंद थे, इंडस्ट्री बंद थी, जिसके कारण से CO2 की क्वांटिटी एनवायरनमेंट में जाना कम हो गया और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो गई, इसलिए इस साल धूपकाल हमें उतना महसूस नहीं हुआ। समझ में आ गया। तो यही कारण है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में CO2 रिलीज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। और कौन से गैसेस इनमें इन्वॉल्व होती है, तो कई तरह के गैसेस इनमें इन्वॉल्व होती है। सेकंड नंबर की गैस हम लिखेंगे यहाँ पे, वो है मीथेन। मीथेन द अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में CO2, उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में मीथेन। तो ये 2 गैसेस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट देने वाली जो गैसेस है उनको बोला है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोला है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, इनको बोला है ग्रीन हाउस गैसेस। जिसमें कौन से ग्रीन हाउस गैसेस आते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस 4 तरह के आते हैं। कौन से, 4 तरह के ग्रीन हाउस गैसेस आती है। पहले नंबर पे हमने देखे CO2, ये 60% अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है मीथेन, ये 20% अवेलेबल है। इनको बोला है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोला है इनको, ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद थर्ड नंबर पे है फ्लोरो कार्बन, ये 14% अवेलेबल है। और उसके बाद नंबर 4 पे है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड, और ये 6% अवेलेबल है अर्थ पे। इस तरह के ये 4 गैसेस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अर्थ सरफेस को वार्म करने का काम करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि इनका इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, इसमें नंबर 1 है निगेटिव इफेक्ट और नंबर 2 है पॉजिटिव इफेक्ट। पहला पॉइंट है हमारा वो है नेगेटिव इफेक्ट। जितने भी ये 4 तरह के ग्रीन हाउस गैसेस है वो जिस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हमारा एक पहला पॉइंट है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। तो देखते हैं हम, हमारा पहला पॉइंट वो है नेगेटिव इफेक्ट। तो चलो हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट वो है नेगेटिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, वो है देता ग्लोबल वार्मिंग। क्या देता है, ग्लोबल वार्मिंग। ये पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट। निगेटिव इफेक्ट क्या हो रहा है ग्रीन हाउस का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे निगेटिव इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग दे रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है तो ये आएगा कि इसमें स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होगा। डिक्रीज फूड प्रोडक्शन। थर्ड, इंक्रीज सी लेवल, क्लाइमेटिक चेंज,
एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। इतने इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे नेगेटिव इफेक्ट में ग्लोबल वार्मिंग द्वारा। कैसे? पहला तो यह कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो जितने भी न्यू स्पेसीज बन रहे जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होकर नए स्पेसीज बन रहे वो डिक्रीज हो जाएगा, नए स्पेसीज फॉर्म होना कम हो जाएंगे। ज़्यादा हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके हिसाब से उस एरिया में कई तरह के स्पेसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। सेकंड पॉइंट है डिक्रीज फूड प्रोडक्शन। जिस तरह का फूड प्रोडक्शन हमें लग रहा है उसके लिए जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर लग रहा है, अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो फूड प्रोडक्शन में भी क्या हो जाएगा, इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मैंने पहले ही कहा था इंक्रीज सी लेवल, इस तरह से अगर वार्म इफेक्ट प्रोड्यूस होते रहेगा तो कई तरह के आइसबर्ग मेल्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से सी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होएगा, जहाँ पे ठंडा है वहाँ पे गर्म एनवायरनमेंट बन जाएगा और उस जहाँ पे गर्म है उसमें और ज़्यादा गर्म बन जाएगा। इसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिनको सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। अब एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में क्या होने वाला है, इसमें ये होगा कि जो लेयर्स है अर्थ के सरफेस के ऊपर, अपर लेयर और नीचे की लेयर, तो उनमें चेंजेस प्रोड्यूस जाएगा। तो अपर लेयर को क्या बोलते हैं, अपर लेयर को बोलते स्ट्राटोस्फेयर और नीचे वाली लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, इसमें ये इफेक्ट होगा कि ये जो ऊपर की लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, ये कूल होना चालू हो जाएंगी और नीचे की जो लेयर है वो क्या हो जाएंगी, वार्म होना चालू हो जाएंगी। ये इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। दो लेयर है सरफेस, और सरफेस के ऊपर की जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो ये ठंडा होना चालू हो जाएंगे, गर्म होना चालू हो जाएंगे। इसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और सरफेस गर्म होगा और कई तरह के इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे क्या, निगेटिव इफेक्ट। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉजिटिव इफेक्ट। कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट में हो जाएगा CO2 का इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज CO2 हो जाएगा। तो CO2 इंक्रीज होने की वजह से और सरफेस भी गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी बढ़ जाएंगी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बढ़ेंगी तो रूट इंक्रीज हो जाएंगे और डीपली अंदर चले जाएंगे। उसके बाद नाइट्रोजन N2 का फिक्सेशन बढ़ेगा, इंक्रीज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। इसके द्वारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन सॉइल में बढ़ जाएगा और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएंगी। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो रहा, पॉजिटिव इफेक्ट मतलब अच्छा इफेक्ट है, एक अच्छा इफेक्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बढ़ेंगी तो प्लांट ग्रोथ बढ़ जाएगा, रूट अंदर चले जाएंगे, नाइट्रोजन का फिक्सेशन बढ़ जाएगा सॉइल में। ये उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, अच्छा इफेक्ट है। किसके लिए, प्लांट के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेकिन उसके साथ साथ क्या इफेक्ट मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी मिलेंगी, ये निगेटिव इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट देख रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट के दो हो सकते इफेक्ट, पॉजिटिव निगेटिव। तो मैंने पहले आपको बताया निगेटिव इफेक्ट मतलब ग्लोबल वार्मिंग, जिससे इस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी बढ़ रही है, तो प्लांट ग्रोथ भी हो रहे, बढ़ रहे, रूट भी ग्रोथ हो रहे, साथ में नाइट्रोजन का फिक्सेशन सॉइल में बढ़ रहा, ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये हो गए हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि हम ऐसे मेथड देखेंगे जिसकी वजह से हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम कर सके या ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सके। तो ऐसे हम क्या देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, मेथड्स जो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। तो पहली मेथड में हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लांटेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। अगर प्लांटेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, फॉरेस्टेशन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेगा। इसकी वजह से एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्लांटेशन करना है, प्लांट लगाने हैं। कई
जगह पे ऐसे खाली जगह पड़ी हुई है, उस खाली जगह में प्लांट लगा सकते हैं। कई ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पे कटिंग हो गई है तो पेड़ कम हो गए, तो वहाँ पे भी प्लांटेशन कर सकते हैं। घर में आजू बाजू में रोड के साइड में प्लांटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्लांट बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होते जाएगा और हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट में ये है कि हम जो गैस इस्तेमाल करते हैं फ्लोरो कार्बन, ये हमारे एसी में, हमारे फ्रीजर में इस्तेमाल होती है। हम इसके बजाय कोई और सब्स्टिट्यूट गैस का इस्तेमाल कर लेते हैं, बराबर है। अगर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट गैस मिलती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो इसका इफेक्ट अच्छा रहेगा ना, तो क्यों ना ऐसा करें, इसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट गैस ले ले जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएंगे। तो सेकंड मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसे फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दे या कम कर दे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ना बंद हो जाएंगी। समझ में आ गया? ऐसे फर्टिलाइजर्स विच प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस आफ्टर completion the reaction, stop the use of this kind of fertilizers which reduce the quantity of nitrogen gas in environment। उसके बजाय हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नाइट्रोजन का गैस रिलीज होना कम हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड्स विच आर यूज टू डिक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन फॉर डिक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ गया? अब इसके बाद का कंटिन्यू हम नेक्स्ट में देखेंगे। अब वहीं पे स्टॉप करते हैं। अब छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद अपना ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों।